हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट गौरी अग्रवाल और आज आपके सामने मैं लेकर आई हूं इंडियन पैनल कोड आईपीसी। तो हम आईपीसी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ आईपीसी के बारे में बताऊंगी कि आईपीसी को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या है आईपीसी, कब आईपीसी आया, किसने इसकी ड्राफ्टिंग की, कब इनेक्टमेंट में आया ये आईपीसी। और इंडिया ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बोलें तो सबसे बड़ा जो कोड है वो आईपीसी है, इंडियन पैनल कोड। कहीं पर भी क्राइम हुआ तो उस क्राइम का, कोई भी क्राइम, उसका पनिशमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। सभी जगह लगभग सेम है आईपीसी, लेकिन नाम उसके अलग अलग रख दिए गए हैं। जैसे इंडियन पैनल कोड नाम से आ रहा है जो इंडिया में है, जैसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में हुआ करता था रणवीर पैनल कोड। तो जो ये नाम जो दे रखे हैं बस यही चेंजेस है, बाकी लगभग जितने भी इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज़ हैं उनमें भी ये आईपीसी है। और उस आईपीसी में हर एक का ऑफेंस दे रखा है कि पर्टिकुलर ऑफेंस डिफ़ाइन है, उसका पनिशमेंट दे रखा है कि किस तरीके से उस ऑफेंस के लिए उसको पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाए। इंडियन पैनल कोड 1860 एक्ट नंबर 45 एक्ट में एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सीआरपीसी और सीपीसी के वीडियो में जाके देखिएगा कि एक्ट का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम एक्ट को नंबर देते हैं, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, कि जिस ईयर के अंतर्गत जब वो तैयार होता है तो जिस नंबर पे वो तैयार हुआ वह आपका एक्ट नंबर कहलाता है। तो एक्ट नंबर 45 है और ये एक यूनिक एंड स्पेक्टेकुलर लॉ है। यूनिक लॉ हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है डिफरेंट है, इसमें कुछ नहीं है आपको सिंपल, इसमें ऑफेंस की डेफिनेशन दे रखी है, ऑफेंस है और उसका पनिशमेंट है किस तरीके से। मान लो थेफ्ट है तो उसका पनिशमेंट 3 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर। रॉबरी है तो उसका पनिशमेंट, डकैती हो गई तो उसका पनिशमेंट, हर एक छोटी से छोटी चीज़ का भी और छोटे ऑफेंस का भी और बड़े ऑफेंस का, हीनियस क्राइम और इनोकेट क्राइम का भी यहाँ पे पनिशमेंट दे रखा है। तो लॉर्ड मैकॉले ने बड़ा ही सुंदर से ये ड्राफ्टिंग की है आईपीसी की, जिसमें आपका एक भी ऑफेंस छूटा नहीं है। बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार किया गया है ये इंडियन पैनल कोड। तो इंडियन पैनल कोड एक यूनिक लॉ है और ये एक कॉम्प्रहेंसिव कोड है। इट इज़ अ सबस्टैंटिव लॉ। तो सबस्टैंटिव लॉ का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में मौलिक विधि बोलते हैं। इसका मतलब होता है इट डिटरमाइंस द राइट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टीज़ के राइट और लाइबिलिटीज़ को डिटरमाइन करना कि भाई ये ऑफेंस है, इस ऑफेंस का ये पनिशमेंट है और इसका इस तरीके से उसको पनिश किया जाएगा। इसका जो प्रोसीजर होगा वो कहाँ होगा, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत। आईपीसी जो है ड्राफ्टिंग इसकी लॉर्ड मैकॉले ने की। तो IPC it is a substantive law which determines the right and liabilities of the parties. ड्राफ्टिंग इसकी 18 अक्टूबर 1860 को ड्राफ्टिंग हुई बाय द इंडियन पैनल कोड के जो ड्राफ्टिंग हुई बाय द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया which is established in 1834 under the chairmanship of लॉर्ड मैकॉले। तो बड़ा ही सुंदर से लॉर्ड मैकॉले ने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही शानदार तरीके से आईपीसी को तैयार किया गया है। तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा, मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से आपको आईपीसी बहुत अच्छे से लर्न हो गया। तो आप मेरे साथ रेगुलर बने, ये हर वीडियो को देखिए। टोटल 511 सेक्शंस हैं और 23 चैप्टर्स हैं। तो एकदम से बच्चे घबरा जाते हैं कि 511 सेक्शंस किस तरीके से लर्न करेंगे। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल इजी ट्रिक, बहुत ही आसान है। लगता है हमें 511 है, एक्चुअली में वो हमें अप्रॉक्सीमेटली 200 के आसपास ही सेक्शंस याद करने हैं, जिसमें कुछ नहीं है। सिंपल पहले डेफिनेशन दे रखी होगी कि 300 में या 299 में कल्पेबल होमिसाइड है, तो आगे वाले सेक्शंस में उसका पनिशमेंट दे रखा होगा। बस सिंपल है। तो आपको जो जो पनिशमेंट वाला पार्ट है वो आपको याद रखना है कि इस सेक्शन में ये पनिशमेंट है। इसको बहुत ही सुंदर तरीके से ड्राफ्टिंग तैयार किया गया है कि पहले बताया गया है कि ये डेफिनेशंस के अंतर्गत आएंगे। कि पहले इनिशियल में इंट्रोडक्शन दिया है, प्रीएम्बल देते हैं हर किसी में कि टाइटल क्या होगा, टाइटल में इसके बाद ये डेफिनेशंस दे रखे हैं क्लॉज
जो सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 52A में कवर है, जनरल एक्सप्लेनेशन। फिर कौन कौन इससे बाहर आएगा, जनरल एक्सेप्शंस में कि अगर कोई अनसाउंड माइंड है तो उसने ऑफेंस किया तो उस तरीके से उसको कितना छूट मिलेगा, माइनर है तो उसको क्या रिस्पॉन्सिबल, अगर उसने ऑफेंस कर दिया तो वो पनिशेबल होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं 76 से लेके 106 तक। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, अगर मैंने अपनी सुरक्षा के लिए किसी को पर अटैक किया है तो वो मेरा प्राइवेट डिफेंस है, उसका डिफेंस लेके मैं उस ऑफेंस से बच सकती है, यानी प्रोटेक्शन की भी बात करता है। तो आईपीसी केवल ऑफेंस और पनिशमेंट की बात नहीं करता है। अगर किसी अनसाउंड माइंड या नेग्लिजेंस या किसी अनदर या माइनर से कोई अगर ऑफेंस हुआ है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आईपीसी में एक पर्टिकुलर सेक्शंस दिए हुए हैं जो बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो एक एक करके हम देखेंगे, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। पनिशमेंट दिया रखा है कि पनिशमेंट कितने टाइप के होते हैं, जिसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट है, डेथ है, सिंपल इम्प्रिजमेंट है, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है और 10 ईयर से नीचे है या 10 ईयर से ऊपर है। तो इस तरीके से पनिशमेंट दे रखे हैं। इसके बाद अबेटमेंट की, केवल मैंने ऑफेंस किया ज़रूरी नहीं है, मैंने किसी को ऑफेंस करने के लिए उकसाया, वो भी एक ऑफेंस का ही पार्ट है। तो ऑफेंस यहाँ पे सेक्शन 40 में डिफ़ाइन किया गया है। सेक्शन 40 में आप देख लेंगे एक बार। इसके बाद अबेटमेंट के बाद कॉन्स्पिरेसी, अगर मैंने ऑफेंस नहीं किया लेकिन मैं एक षड्यंत्र में शामिल हुई तो मैं भी रेस्पॉन्सिबल हूँ, उतनी ही जिम्मेदार हूँ जितना कि जिसने ऑफेंस किया। कि कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट यानी मैं किसी को उकसा रही हूँ कि जाओ जाके उस बंदे को मारो, या किसी को मैं भड़का रही हूँ, उसको एकदम एक्साइट कर रही हूँ कि जाओ, उसको उकसा रही हूँ कि मैं उस बंदे को मार दो, तो वो क्या होगा, वो भी एक ऑफेंस का ही पार्ट कहलाएगा, उसको भी पनिशेबल होगा। अब आती है प्रिपरेशन या अटेम्प्ट। आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो ऑफेंस में, आपने ऑफेंस किया नहीं है लेकिन आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो भी एक पनिशेबल है। 399 में प्रिपरेशन ऑफ डकैती में भी ऑफेंस है, ये भी एक ऑफेंस है, इसके लिए भी आपको सज़ा मिल सकती है। तो बड़ा ही सुंदर तरीके से है, एक बार हम इसको पढ़ लेंगे तो हमें पता चलेगा, अच्छा हम ये ऑफेंस करेंगे तो हमको ये पनिशमेंट मिलेगा, अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी हमें ऑफेंस के अंडर में आ जाएगा, तो भी हम पनिशेबल होंगे। तो अटैम्प्ट में अगर मैं सुसाइड करती हूँ, अटैम्प्ट टू सुसाइड, तो ये भी एक पनिशेबल है। अगर मैं किसी चीज़ को अटैम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ, जैसे 511 सेक्शंस में दे रखा है अटैम्प्ट टू थेफ्ट। अटैम्प्ट टू थेफ्ट यानी मैंने किसी की पॉकेट में हाथ डाला, मेरा इंटेंशन था पॉकेट में से पैसे निकालना, लेकिन उस पॉकेट खाली थी, मैंने हाथ निकाल कर वापस रख लिया। सपोज दैट मेरी फ्रेंड मेरे घर पे आई और बस मेरा इरादा था कि उसकी पॉकेट में से मैं पैसा निकाल लूँ। मैंने क्या किया, जस्ट उसको मजाक में उसके पॉकेट में हाथ डाल दिया, लेकिन उसकी पॉकेट खाली थी, मैंने वापस कर लिया। तो क्या हुआ, मेरी इंटेंशन थी कि मैं क्या करूँ, चोरी करूँ, तो ये हुआ अटैम्प्ट टू थेफ्ट। तो यही है अटैम्प्ट, अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी। आपने कुछ किया नहीं, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन आपकी इंटेंशन थी उस काम को करने की, तो भी आप पनिशेबल होंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ऑफेंस किया हो या न किया हो, वो भी पनिशेबल होगा। और प्रोटेक्शन भी हो, आपने ऑफेंस किया, सपोज दैट आप एक पुलिस ऑफिसर हो और पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि भीड़ को कंट्रोल करना। पुलिस ऑफिसर को ऊपर से कमिश्नर का ऑर्डर आया कि इस भीड़ को कंट्रोल कीजिएगा, नहीं कंट्रोल हो पाए तो आप गोलियां चला दीजिएगा। तो क्या हुआ, उसने क्या किया, अपने डिफेंस में किसी भीड़ में से कुछ लोग जो हैं गोलियां चला रहे हैं और पुलिस ने अपने प्रोटेक्शन के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करके अटैक किया, तो वो भी क्या हो गया, एक प्राइवेट डिफेंस का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यहाँ पे ऑफेंस में यहाँ पे क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, पनिशमेंट नहीं मिलेगा। वो एक डिफेंस के फॉर्म में काम किया गया, या लॉ के द्वारा, जैसे जल्लाद जो होते हैं वो फांसी की सज़ा सुनाते हैं, तो जल्लाद जो है वो किसी भी पनिशेबल नहीं है, वो किसी को फांसी की सज़ा दे रहे हैं तो वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है, उनको लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया है, ये उनकी ड्यूटी है कि उनको मॉर्निंग में 4 बजे या 5 बजे जो भी कोर्ट के द्वारा सज़ा फिक्स की गई है, यानी जो इम्प्रिजमेंट दिया जाना है वो दिए देंगे। तो वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया, वो लॉ के अकॉर्डिंग है। तो ये है, प्रोटेक्शंस भी यहाँ पे आते हैं। अब स्टेट और पब्लिक रिलेटेड ऑफेंसेस जो भी होंगे उनके लिए भी पनिशेबल है। यहाँ चैप्टर 6 से लेके 20 तक स्टेट और पब्लिक रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा 9B में भी
इलेक्शंस और ब्राइबरी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। क्राइम रिलेटेड ह्यूमन बीइंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। सारा जो निचोड़ है आईपीसी का वो यहीं पे है, और वो क्या है, क्राइम रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स, लाइफ की हम बात करते हैं। आपने मर्डर कर दिया, चैप्टर 16, चैप्टर 17, चैप्टर 18, चैप्टर 19, चैप्टर 22, ये क्रक्स है आईपीसी का जो आपको घोंट के पीना है। बस यही, इसको इस पे पकड़ हो गई तो आपका समझो हो गया काम। 299 कल्पेबल, होमिसाइड कर दिया, मर्डर कर दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया, किसी का सुसाइड कर दिया, सुसाइड किया, या क्या कहते हैं, थेफ्ट हो गया, रॉबरी, डेकॉइटी, राइटिंग, एफरे, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, स्टोलन प्रॉपर्टी, ये डिफेमेशन, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना, बहुत ही आसान चैप्टर्स है, बस कुछ नहीं करना है, एक बार ध्यान से सुनना है, सुन के ये ऑफेंस है, इसका पनिशमेंट ये मिलेगा, यही है बस। तो हम आईपीसी में बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑफेंस की। तो अलग अलग जुरिस्ट थे, अलग अलग जुरिस्ट की अपनी अपनी डेफिनेशंस थी। एक्चुअल में डेफिनेशंस का मतलब क्राइम होता क्या है, एन एक्ट पनिशेबल एज फॉरबिडन बाय लॉ is known as crime. तो according to Blackstone, crime is an act done in violation of public rights, and according to Stephen, crime is a violation of public right. तो अलग अलग jurists ने अलग अलग definitions दिए, सबका मतलब ही एक है कि क्राइम जो है, जो पब्लिक राइट्स और ड्यूटीज़ को वायलेट करता है वही क्राइम कहलाता है, जिसको सेक्शन 40 में डिफ़ाइन किया गया है। आज मैं केवल इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसके बाद हम इंडेक्स को, देखो आपको बेयर एक्ट रखना है, बेयर एक्ट में इंडेक्स वाला पार्ट है, उसकी कॉपी करके रख लेनी है और इंडेक्स को हमारे साथ रीड करना है। तो आपको बहुत आसानी से आपके टिप्स पे सारे सेक्शंस लर्न हो जाएंगे। बड़े ही ट्रिक से मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। तो हम यहाँ क्राइम की बात कर रहे हैं। क्राइम जो है, ब्लैकस्टोन में मैंने बता दिया, ब्लैकस्टोन ने क्या बोला, क्राइम इज़ एन एक्ट डन इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस थी। इसके बाद एलिमेंट्स की बात करते हैं, क्राइम के एलिमेंट क्या हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग, क्राइम जो है, क्राइम के लिए कौन होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग। सपोज़ दैट एनिमल, अगर हम बोलें कि एनिमल क्या क्राइम में इन्वॉल्व होंगे, तो आंसर यस होगा या नो होगा, आंसर होगा नो। जैसे सपोज़ दैट मैंने एक डॉगी को पाल रखा है और अचानक से मैंने अपना गेट खोला और वो भाग के किसी दूसरे गार्डन में चला गया और वहाँ किसी के बच्चे खेल रहे थे और उसको काट दिया। तो हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइम। तो क्या डॉग को सज़ा मिलेगी, तो किसको सज़ा मिलेगी, अगर मैंने पाला है मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी जिम्मेदारी है डॉग, क्योंकि डॉग क्या है, वो जो है एनिमल है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो उस ऑफेंस के लिए क्या होगा, कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैटर। तो डॉग को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, कोई भी एनिमल को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी उसकी देख रेख करने वाले को, उसको सरवाइव करने के लिए रख रहा है, जो उसका लालन पालन कर रहा है, वही रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज़ के लिए। तो सेकंड थिंग, इंटेंशन होनी चाहिए। अगर मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, सपोज़ दैट मेरे एक फ्रेंड ने बुलाया मुझे घर पर और बुलाया कि आज हमारे यहाँ रावण जलेगा, और मैं चली गई वहाँ, आसानी से चली गई वहाँ पे। चलो ठीक है, मेरी फ्रेंड ने बुलाया है, कुछ खाने पीने को भी मिलेगा, एंजॉय भी करेंगे, और आज दशहरा है तो रावण को भी मारेंगे, ठीक है। उसने क्या किया, उसका कोई दुश्मन था या कोई उसके अगेंस्ट में जिसको वो पसंद नहीं करती थी, उसने क्या किया, उस रावण के पीछे उसको किसी काम के लिए भेज दिया, और वो वहाँ कहीं काम कर रही है उस रूम में, और रूम के बाहर ही रावण जल रहा है, और वहाँ पे झाड़ियाँ भी हैं, आगे रावण रखा हुआ है, और मुझसे बोल दिया कि जाओ कि आज रावण जलाना है, तुम्हारे हाथों से रावण जलेगा, ठीक है। मैंने वो आग लगा दी। पीछे उसका कोई रिलेटिव या कोई जो भी जिसके अगेंस्ट जिसको वो मारना चाहती है वो खड़ा था, और जैसे ही मैंने रावण में जैसे ही उसमें आग लगाई और रावण जला, उसके साथ साथ वो भी जल गई। तो हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई एम रेस्पॉन्सिबल, बट मेन रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो जिसने मुझे बुलाया, यानी
मेरी इंटेंशन नहीं थी, यानी क्राइम में इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है, मेरी इंटेंशन नहीं थी, ये अंडर सेक्शन 299 के अंतर्गत आएगा, कल्पेबल होमिसाइड। आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? उसने जानबूझकर, मुझे तो पता ही नहीं था कि उस रावण के पीछे कौन है, उसको पता था कि उसके पीछे कौन है, वो जानबूझकर मेरे थ्रू डेथ करवाना चाहती थी। तो रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो रेस्पॉन्सिबल होगी। पनिशमेंट सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा? उसको। अगर मुझे नहीं पता है तो मैं एक डिफेंस ले सकती हूँ। ये हो गया। तो इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। मेंस rea इज़ रिक्वायर्ड। अगर मैं प्रिपरेशन ऑफ डकैती कर रही हूँ तो इसमें मेरा इंटेंशन है कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे डकैती डालनी है, तो ये मेरा इंटेंशन है। तो कुछ एक्सेप्शन है जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी कि किन एक्सेप्शंस में वो क्राइम के अंतर्गत नहीं आएगा इंटेंशन में। थर्ड पॉइंट आ जाता है एक्ट कमिटेड। एक्ट होना भी ज़रूरी है। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, किसी बच्चे को बोला कि जाओ उनके जो वो खाना खा रहे हैं अंकल, उनमें उनके खाने में ये दवाई डाला हो। उस बच्चे ने क्या किया, 2 शीशियाँ रखी थी, एक दवाई की रखी थी और एक शुगर की रखी थी। उसने क्या किया, दवाई की जगह चीनी डाला। तो क्या हुआ? एक्ट तो हुआ ही नहीं, उनको कुछ हुआ ही नहीं। या तो वो क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल। जब चीनी डल गई तो उसमें से डेथ किसी की हुई नहीं, तो कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, किसी को पता ही नहीं चला, तो उसके लिए कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं हुआ। एक्ट मतलब कमिटेड। जो मैंने तैयार किया है वो होना भी चाहिए, जो मेरी इंटेंशन है वो होनी भी चाहिए। यानी मैं सोचूं कि कल मैं इस बंदे को मारूंगी तो मारना चाहिए या उस पर अटैक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने बस मन ही मन में सोच लिया कि मुझे मारना है, तो अगर वो किसी और तरीके से मर गया और मैंने सिर्फ सोचा है और मुझे किसी को पता नहीं है, तो एक्ट कमिटेड मेरे थ्रू हुआ ही नहीं, तो मैं रेस्पॉन्सिबल हुई नहीं। तो एक्ट कमिटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा पार्ट। इसके बाद चौथा पार्ट आता है इंजरी। अगर किसी के थ्रू ऑफेंस हुआ है तो इंजरी होनी चाहिए, चाहे वो मेंटली इंजरी हो, चाहे वो फिजिकल इंजरी हो। यानी मैंने किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की गर्दन पर मुक्का मार दिया, तो क्या है, ये सब इंजरी है। उसको फिजिकल इंजरी हुई। मेंटल इंजरी, मैंने डेफेमेशन कर दिया, किसी की मानहानि, किसी का दावा कर दिया, किसी को न्यूज़पेपर में उसके खिलाफ भड़का दिया, किसी मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ बोल दिया, तो उसके मानहानि हुई, उसके परिवार को जो चोट पहुंची, जो मेंटली डिस्टर्ब हुआ, वो भी एक इंजरी का पार्ट हुआ। तो हमें क्राइम में ध्यान रखना है, देयर आर 4 एसेंशियल पार्ट ऑफ क्राइम। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ ह्यूमन बीइंग, सेकेंड वन इज़ इंटेंशन, एंड थर्ड वन पॉइंट इज़ एक्ट कमिटेड, एंड फोर्थ वन इज़ इंजरी। तो चारों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, चारों होंगे तो क्राइम होगा। एक्सेप्शंस भी हैं। किन एक्सेप्शंस में क्राइम जो होगा, जैसे पहला एक्सेप्शन है मेंस rea ना हो। क्राइम इन विच मेंस rea इज़ नॉट एसेंशियल, these are known as crimes of strict liability. तो these are bigamy under section 494, public nuisance under section 268, contempt of court, abduction, kidnapping। ये सारे जो है ये पॉइंट हो जाएंगे जब मेंस rea एसेंशियल नहीं है, इन सब के लिए इंटेंशन ज़रूरी नहीं है। यानी आपने बाइगेमी, दूसरी शादी कर ली, यानी एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर ली। दूसरा पॉइंट पब्लिक न्यूसेंस, तीसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और चौथा अबडक्शन एंड किडनैपिंग। आपकी इंटेंशन नहीं थी फिर भी आपने ये काम किया, तो ये क्राइम के एक्सेप्शंस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्राइम इन विच इंजरी इज़ नॉट एसेंशियल। जनरली इंजरी एसेंशियल है, लेकिन किन केसेस में इंजरी एसेंशियल नहीं है। इस टाइप के ऑफेंसेस जो हैं वो इनकोएट ऑफेंसेस कहलाते हैं, बहुत छोटे मोटे ऑफेंसेस, जैसे अटेम्प्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट। ये तीनों जो हैं ये भी किसके पार्ट हो गए, ये जहाँ पे इंजरी नहीं हुई। मैंने अटैम्प्ट करने की कोशिश की, मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन मुझे इंजरी नहीं हुई। मैंने अबेट करने की कोशिश की, मैंने किसी को उकसाया काम करने के लिए, लेकिन उसमें मैंने किसी की इंजरी नहीं की, उकसाया सामने वाले को, बस मैंने अपनी तरफ से कोई इंजरी नहीं की। तीसरा पॉइंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में षड्यंत्र के पार्ट में शामिल थी। जिस टाइम पे एक कमेटी जुड़ रही थी, जिस टाइम पे एक पूरी कम्युनिटी में चर्चा हो रही थी कि कल हम यहाँ पे अटैक करेंगे, मैं केवल उसका पार्ट थी। मैंने आगे केवल उसको मैंने क्या किया, केवल मैं उसका पार्ट थी, और 4 मेंबर थे हम उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, जिसमें से 2 मेंबर मर्डर करने के लिए, 2 मेंबर गेट के बाहर खड़े रहे। तो मैंने कोई इंजरी नहीं की, तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। क्राइम इन विच नाइदर एक्ट नॉर इंजरी
इज एसेंशियल, दीज आर सीरियस क्राइम, जहाँ पे ना तो इंजरी एसेंशियल है ना एक्ट एसेंशियल है, या ना एक्ट ही हुआ ना इंजरी हुई, तो वो सीरियस क्राइम्स कहलाएंगे। जैसे मेकिंग प्रिपरेशंस ऑफ डेकोइटी, जिसमें 10 साल की सज़ा है, 399 सेक्शंस। दूसरा है पनिशमेंट ऑफ बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डेकोइटी, जो है 400 सेक्शन में, जिसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा है। पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग ऑफ गैंग ऑफ थीव्स, जिसमें सेक्शन 401 है, जिसमें 7 ईयर की सज़ा है। असेंबलिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ कमिटिंग डेकोइटी, जिसमें 402, जिसमें 7 ईयर की सज़ा है। तो ये आपको 309, 400, 401 एंड 402 ये जो है सीरियस क्राइम है, ना तो एक्ट हुआ ना इंजरी हुई, लेकिन इस टाइप के सीरियस हैं। ये भी क्या है, एक्सेप्शन केस हैं, क्योंकि हमने बोला था कि क्राइम के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। कौन कौन सी 4 चीज़ें ज़रूरी हैं? एक तो ह्यूमन बीइंग का होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा पॉइंट बताया मैंने इंटेंशन होना ज़रूरी है, और तीसरा पॉइंट बताया मैंने एक्ट होना ज़रूरी है, एंड फोर्थ वन इज इंजरी। तो उनके कुछ एक्सेप्शन थे, एक बार दोबारा से बोल देती हूँ। एक्सेप्शन में मैंने अभी ये नाइदर इंजरी नॉर एक्ट बताया, जिसमें आपके 400 से 309 से लेके 403 तक आ गए आपके सेक्शंस। दूसरा मैंने बताया जिसमें इंटेंशन की ज़रूरत नहीं है, जो थे बाइगेमी था आपका, और कौन कौन से थे, पब्लिक न्यूसेंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एब्डक्शन एंड किडनैपिंग थे। इसके अलावा मैंने बताया जो इनोकेट क्राइम है, यानी जिसमें क्या हुआ, जिनमें इंजरी हुई ही नहीं, जैसे अबेटमेंट, अटेम्प्ट और आपका हो गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 120 ए एंड बी। तो ये सब आपके इसके अंतर्गत आ गए। तो यहीं पे आपका क्राइम कंप्लीट हो गया। तो आगे हम नेक्स्ट में डिफ़ाइन करेंगे, पूरा चैप्टर वाइज चलेंगे। तो लगातार मेरी वीडियो देखते रहिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने से आप जितना सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।